दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, प्योर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और हम आज बात करेंगे नीतीश कुमार की। क्यों नीतीश कुमार की बात करेंगे? इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार पिछले दिनों में, पिछले 1-2 हफ्तों में जिस तरह के सिग्नल दे रहे हैं, जिस तरह के संकेत दे रहे हैं, कल उन्होंने चौटाला से मुलाकात की। वो चौटाला जो जेल से हाल फिलहाल में रिहा हुए हैं। हालांकि ये मुलाकात कटसी कॉल थी, क्योंकि एक नीतीश कुमार, चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला और तमाम ऐसे जो नेता एक जनता परिवार से आते हैं, लेकिन उनके कुछ जो दूसरे नेता हैं वो काफ़ी जिसमें कि उपेंद्र कुशवाहा हैं जो हाल फिलहाल में जेडीयू में आए हैं, उन्होंने इस तरह के बयान दिए कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने ये कहा कि उनकी कोई मंशा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन क्या नीतीश कुमार एक तरह से बीजेपी को संकेत दे रहे हैं या फिर जो अपनी बार्गेनिंग पावर है? क्योंकि नीतीश कुमार इस समय आप देखें कि बीजेपी के साथ जो सरकार चल रही है उनकी, उसमें सबसे रिसीविंग एंड पे है। हालांकि बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री तो बना दिया है, लेकिन वो तीसरे नंबर की पार्टी होकर वो बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। तो नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं और इसलिए बीजेपी को सिग्नल समय समय पर देते रहने के लिए उन्होंने चौटाला से मुलाकात की और जो कास्ट बेस्ड सेंसस की बात है उस बात को भी वो लगातार उठा रहे हैं। आज जेडीयू के ढेर सारे सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है इस मुद्दे को लेकर। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स की, और क्या कास्ट बेस्ड सेंसस, नीतीश कुमार की चौटाला से मुलाकात और इस तरह के मुद्दे क्या बीजेपी को बैकफुट पे लाने के लिए है, या नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अभी उनके पास 3 साल का वक्त है और 3 साल का जो वक्त है वो आसानी से चलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी को टेंटरहुक पे रखा जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि नीतीश कुमार, याद कीजिए 2014 के नीतीश कुमार को, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर थे और वहाँ से दिल्ली की उड़ान वो भरने वाले थे, यानी कि वो फ्लाइट लेकर दिल्ली आने वाले थे, एक तरह से दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने के लिए, और पूरा हाई प्रोफाइल कैंपेन शुरू होने वाला था। लेकिन नीतीश कुमार उस समय नरेंद्र मोदी के बिल्कुल खिलाफत में थे और वो लाल कृष्ण आडवाणी चाहते थे कि बीजेपी की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाए, और नीतीश कुमार उस आडवाणी की मुहिम में उनका साथ दे रहे थे। लेकिन इसके समानांतर एक और विचारधारा चल रही थी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की एक्सेप्टिविटी, जो उनकी स्वीकार्यता है, बाकी दलों में भी थी। सेकुलर किस्म के नेता रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी कैंपेन करते रहे हैं और उनका वोट भी उन्हें मिलता रहा है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर थे कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस ब्रैकेट में फिट बैठते थे कि प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पोजिशनिंग करना। लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी का पदार्पण हुआ, प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद नीतीश कुमार एक तरह से बैकबेंच पे चले गए। फिर तो पूरी कहानी अगर पिछले 7 सालों में देखें तो नीतीश कुमार की पूरी कहानी बदल गई। पहले उन्होंने आरजेडी के साथ समझौता किया, चूंकि वो नरेंद्र मोदी के पास जाना नहीं चाहते थे। 2015 में वो आरजेडी के साथ चुनाव जीते, लेकिन 1-2 साल के बाद नीतीश कुमार को लगने लगा कि चूंकि आरजेडी और चिराग पासवान है वो काफ़ी डिमांडिंग है और इसलिए बीजेपी एज ए अलायंस पार्टनर ज़्यादा बेहतर रही है, तो इसलिए फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के पास में आए। लेकिन जो पिछला विधानसभा हुआ, यानी कि 2020 का चुनाव, उसमें डायनेमिक सारा चेंज हो गया और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में वहाँ पे उभरी, जो कि एक समय तक जेडीयू हुआ करती थी और बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। लेकिन बीजेपी ने एक पूरी चाल से एक पॉलिटिकल गिमिक खेला, चिराग पासवान को खड़ा किया नीतीश को कट टू साइज करने के लिए, और इस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू हुई वो वहाँ पे नंबर 3 की पार्टी बन गई। उस दिन के बाद से, चुनाव के बाद से, बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन नीतीश कुमार को अब भी इस बात का मलाल है कि वो नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 की पार्टी बनकर रह गए हैं, भले वो मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश कुमार को ये भी लगता है कि बीजेपी किसी भी दिन उनकी पॉलिटिक्स, उनका जो कुनवा है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है और मुख्यमंत्री का जो ताज उनके सिर पे है वो कहीं छीन सकता है। तो नीतीश कुमार अपनी इनसिक्योरिटी को, अपनी जो सुरक्षा है उसको मिटाने के लिए उन्होंने कई सारे चालें फेंकी है, कई सारे पत्ते फेंके हैं। पत्ता नंबर 1, कास्ट सेंसस। नीतीश कुमार लगातार पिछले हफ्ते उन्होंने अपने जो राइवल हैं तेजस्वी यादव, उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद दोनों ने तय किया
कि हम एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर जाएंगे सेंटर के पास में, जिसमें कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। अब कास्ट बेस्ड सेंसस से बीजेपी को क्या ऐतराज है, या फिर बीजेपी इस पूरे खेल में कैसे उलझती है, इस बात को समझिए। कास्ट बेस्ड सेंसस बीजेपी नहीं चाहती है, क्योंकि जब कास्ट बेस्ड सेंसस होगा तो उसमें जो पिछड़ी जातियां हैं और जो ओबीसी के अलावा जो एससी और उसमें भी अति पिछड़ी जातियां हैं, उन सब का सेंसस होगा। और कहीं ना कहीं जो वैसी पार्टियां जिनका एक जातिगत आधार रहा है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी जो कि यादव और मुस्लिम के बल पे वहाँ पे सत्ता में आई थी, या फिर नीतीश कुमार जो कि अति पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं और किस तरह से उन्होंने 22 जातियों को निकाल कर एक अलग ब्लॉक बनाया, तो वैसी पार्टियों को फ़ायदा होगा। लेकिन बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है। बीजेपी ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी का वोट तो चाहती है, लेकिन उनको एक लार्जर हिंदुत्व के फ्रेम में रखकर। और अगर ऐसा सेंसस होता है तो उसमें कहीं ना कहीं डिवीज़न होगा, जो बीजेपी को अलग अलग स्टेट में नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए बीजेपी उस सेंसस के खिलाफ है। और ख़ास करके ऐसे समय नीतीश कुमार इस मुद्दे को उठा रहे हैं जब यूपी का चुनाव है, और यूपी का चुनाव चूँकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और कास्ट बेस्ड राजनीति के लिए बेहद जरूरी चुनाव है, जहां पर समाजवादी पार्टी जिसके पास यादव और मुस्लिम है, समाजवादी पार्टी छोटी जातियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने जो एक कास्ट अलायंस बनाया था 2017 के चुनाव में, तो बीजेपी को लगता है कि अगर इस तरह के कास्ट सेंसस की बात उठेगी तो उनका जो रेनबो कोलिशन है, उनका जो अलायंस है, वो डिस्टर्ब होगा। इसलिए, और पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के दौरे कर रहे हैं। कल अमित शाह जो गृह मंत्री यूपी गए थे, उन्होंने भी वहाँ पर प्रयागराज, इलाहाबाद और इन सारे तीर्थ स्थानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। यानी कि बीजेपी यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व के बड़े फ्रेमवर्क में करना चाहती है। राम टेम्पल का निर्माण हो रहा है, और जो कास्ट अलायंस है वो कहीं ना कहीं एक चाशनी का काम करेगा, लेकिन मेजर जो फ्रेमवर्क होगा वो हिंदुत्व का होगा। तो वैसे समय में कास्ट सेंसस की बात उठाना बीजेपी को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। लेकिन इस बात को जेडीयू, नीतीश कुमार जानते हैं, और शायद इसलिए ऐसे मौके पर नीतीश कुमार की पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। और इसलिए उनके सारे एमपी गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर ये डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पिछले नीतीश कुमार की नाराजगी कई सारे मुद्दों को लेकर है। जिस तरह से उनको कट्टुसाइज किया गया, जिस तरह से कैबिनेट में जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था। आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार ये डिमांड करते रहे कि उन्हें 2 कैबिनेट मंत्री और 2 स्टेट मिनिस्टर मिले, लेकिन कैबिनेट में सिर्फ एक मंत्री आरसीपी को शामिल किया गया और बाकी कोई ओहदा नहीं दिया गया। तो नीतीश कुमार की नाराजगी कई मुद्दों को लेकर है, लेकिन चूंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, इसलिए उसके साथ वो सीधे तौर पर खिलाफत करने का मतलब उनकी सत्ता, उनकी गद्दी चली जाएगी। लेकिन पीठ पीछे कुरेदने का एक अलग मज़ा है, और वो मज़ा इसलिए है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बैक बर्नर पे रखा जाए, उससे ये समझाया जाए कि अगर वो छेड़ेगी जेडीयू को तो उसे उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स है कास्ट सेंसस को उठाने की, और इसलिए वो इस तरह के संकेत दे रहे हैं। वो ओम प्रकाश चौटाला से मिलने के बजाय तेजस्वी यादव से भी मिल रहे हैं, और साथ ही वो कास्ट सेंसस की बात भी उठा रहे हैं। आपको याद हुआ कि 2015 का जो चुनाव था, जिसमें कि मोहन भागवत ने ये बात कही थी कि रिजर्वेशन की समीक्षा होनी चाहिए, और एक लाइन के स्टेटमेंट से लालू प्रसाद ने पूरी वहाँ का जो चुनाव कैंपेन था उसको उलट दिया था। उन्होंने ये बार बार हर रैली में दोहराया कि बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, और पिछड़ी जातियों से रिजर्वेशन का लाभ खत्म हो जाएगा, वो सारी जातियां यूनाइट हो जाए, और इस चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे इस तरह के कास्ट सेंसर और इस तरह की बात को उठाया जाए। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार भेजते रहें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।